सभी प्रिय विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में फिर से हम बात करेंगे केमिस्ट्री की क्विज के बारे में। और आज हमने एक बार फिर लिया है डी और एफ ब्लॉक तत्व। इसकी दूसरी क्विज आज के वीडियो में हल हम करेंगे। विद्यार्थियों, केमिस्ट्री के सभी लेसन की क्विज मैंने बनाई हैं। आपको ध्यान से सभी चैप्टर को पहले पढ़ना है, नोट्स समझने हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप क्विज में भाग लें तो आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा जल्दबाजी में गलतियां होने की संभावना रहती है। जितना डीपली आप अध्ययन करोगे उतना बेटर होगा। हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में भी छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो उनकी तैयारी करने के लिए हमें अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। छोटे प्रश्न इतने आसान नहीं होते जितना हम समझ रहे हैं। डीपली अध्ययन करेंगे तो ही छोटे प्रश्न हमारे समझ में आते हैं। कहीं से भी उठा के छोटा प्रश्न पूछ सकता है, खाली स्थान में, ऑब्जेक्टिव में, वन वर्ड वाले में। तो अच्छे से इनकी तैयारी करनी चाहिए। यदि विद्यार्थियों आपको साइंस फैकल्टी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, तो आपको ज़रूर वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। ये क्विज जो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा। तो पहले एक बार आप अच्छी तरह से तैयारी करें, उसके बाद ही क्विज में भाग लें। कई बार कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में हल कर लेते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 10 मिनट है और आप क्विज हल करके बैठ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप क्विज को हल नहीं करें, अन्यथा आप जल्दबाजी में आंसर गलत कर सकते हो और उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है कि 20 में से 10 नंबर आए, 30 में से 5 नंबर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आराम से हल करें, शांति से पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप जल्दबाजी में तुक्का लगाओगे तो वो गलत भी हो सकते हैं। जब तक आप निकाल के नहीं देख लें तब तक श्योर न हो कि यही आंसर इसका होगा। तो सभी चैप्टर्स के दो दो क्विज मैंने कम से कम बनाए हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगी, चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में डी और एफ ब्लॉक तत्वों की दूसरी क्विज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो इसको हल करते हैं। बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं तो क्विज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी लेके आपको बैठना है, पूरी ईमानदारी से हल करना है। ये नहीं कि आप नोट्स खोल रखे हैं, आपने पासबुक खोल रखी है और आप इसको हल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी सवालों को करने के बाद आपको सबमिट करना है और अंत में व्यू स्कोर करके स्कोर देखना है। विद्यार्थियों, मेरा एक चैनल भी है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब भी आपको करना है, क्योंकि उसके ना तो कोई पैसे लगते हैं। मेहनत आपको भी करनी है, मेरे को भी करनी है, और मैं इसलिए मेहनत करता हूँ कि ताकि बच्चों के अच्छे नंबर आ सकें। कई बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ रहे हैं, कई बच्चे मेरे से नियमित रूप से जुड़े रहते हैं, नोट्स मांगते रहते हैं, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। और मुझे इस चीज़ में अच्छा लगता है कि बच्चों की हेल्प होती है, बच्चे अच्छे नंबर ला पाते हैं। तो हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, नाम आपको सही से डालना है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है और नेक्स्ट पे हल करना है। आपको आपका ज़िला डालना है, आपका नाम डालना है और आगे अगले सेक्शन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको हल करने हैं। पेन कॉपी लेके बैठना है, इनको हल करके ही देखना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नीचे जो बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, उसको दबा के सब्सक्राइब भी कर लें। डी ब्लॉक का कौन सा तत्व प्लस एक ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाता? तो ये है जेडन। जेडन कभी भी प्लस एक नहीं दिखाएगा, ये हमेशा प्लस दो दिखाता है। Cu प्लस आयन जलीय विलयन में Cu2 प्लस आयनों में बदल जाता है, जबकि Cu प्लस में स्थायी पूर्ण D10 विन्यास होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो Cu प्लस आयन है, इसकी जल योजन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक है और इतनी अधिक ऊर्जा निकलती है कि कॉपर में से दूसरा आयन भी निकल जाता है, और तो जलीय विलयन में Cu2 प्लस ही स्थायी होता है। तो टिक करें और उसके बाद आगे बढ़ें। प्रश्नों को देखें, ध्यान से पढ़ें। बिना प्रश्न को ध्यान से पढ़े आपको आंसर नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़िए। कई बार कुछ क्वेश्चन बहुत सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन बिना सही ढंग से पढ़े या जल्दबाजी में पढ़े अपन उसको गलत कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व डी ब्लॉक तत्व है पर संक्रमण तत्व नहीं है? डी ब्लॉक कौन से होते हैं? जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरे जाते हैं। और संक्रमण तत्व होते हैं विद्यार्थी जिनमें अपूर्ण डी विन्यास होता है।
संक्रमण तत्वों में कभी भी D10 विन्यास नहीं होगा, D1 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है देखना है, Hg नहीं है, इसमें D10 विन्यास होता है। बाकी ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी है, ये भी है। डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है? तो डाइक्रोमेट आयन में आपको निकाल के बताता हूँ इसकी। डाइक्रोमेट को इस प्रकार से लिखेंगे Cr2O7 2-। तो क्रोमियम की ज्ञात करनी है, क्रोमियम कितने हैं? 2, और इसके मान लेते हैं x प्लस ऑक्सीजन 7 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक होता है विद्यार्थियों -2 बराबर, यहाँ पे जो आवेश है उसको अपन यहाँ लिखेंगे बराबर में। यदि उदासीन होता तो बराबर में 0 लिखते हैं। तो 2x, ये माइनस के कितने हो गए? 14 बराबर -2, 2x 14 को ले जाओ तो क्या हो जाएगा? -2 तो वहाँ पे थे ही, 14 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचा? प्लस के 12, 2x बराबर प्लस के 12, x बराबर 12 बटा 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 6 इसकी ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पे होगी। संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरकीय गुण के लिए उत्तरदायी कारक है। परिवर्तनशील संयोजकता भी है, यहाँ पे संयोजकता लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे संयोजकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, उपरोक्त सभी इसमें आंसर आएगा। कॉपर निम्न में से कौन सा हेलाइड नहीं बनाता? कॉपर सभी हेलाइड बनाता परंतु आयोडाइड नहीं बनाता, क्योंकि जो I- है उसमें से कॉपर इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है और उसको बदल देता है I2 में। बाकी सभी हेलाइड कॉपर आयन बनाता है। Ti4 प्लस Ti3 प्लस से ज़्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि स्थायी विन्यास है, Ti4 प्लस में D0 विन्यास होगा तो अधिक स्थायी होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से सर्वाधिक आयनिक गुण पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे? जिसमें धातु की ऑक्सीजन अवस्था कम होती है उसमें आयनिक गुण ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखो CrO में कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था +2 है, इसमें कितनी है? इसमें +3 है, इसमें कितनी है? +4 है, इसमें कितनी है? +6 है। तो जिसमें ऑक्सीजन अवस्था कम होगी उसमें आयनिक गुण ज़्यादा होंगे, जिसमें ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा होगी उसमें आयनिक गुण कम होंगे। तो CrO में सबसे अधिक आयनिक गुण होंगे। ऑक्सीजन अंक बढ़ने पर के साथ ही अम्लीय प्रवृत्ति बताओ घटेगी या बढ़ेगी? अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। यदि ऑक्सीजन अंक बढ़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ती है। उच्च ऑक्सीजन अवस्था में संक्रमण धातुओं के जो यौगिक होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और निम्न में वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये बढ़ेगी प्रवृत्ति। कुछ कथन ऐसे होते हैं जो याद करने चाहिए आपको। यदि ये वीडियो आप ध्यान से विद्यार्थी देखोगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण बताओ क्या है? डी संक्रमण। इनमें अधिकतर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डी संक्रमण ये दर्शाते हैं। क्रोमेट आयन की संरचना क्या होती है? चतुष्फलकीय होती है। क्रोमेट, मैग्नेट और मैग्नेट सब क्या होते हैं? चतुष्फलकीय होते हैं। तो क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3D में सबसे बड़ा तत्व कौन सा होगा? सभी श्रेणियों में विद्यार्थियों बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार में कमी आती है क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। परिरक्षण प्रभावी बढ़ता है लेकिन वो इतना नहीं बढ़ पाता, इतना प्रभावी नहीं होता, तो आकार घटता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा, तो जो सबसे पहला तत्व वो सबसे बड़ा होगा, तो इसमें इस केडियम सबसे बड़ा होगा। Mn2 K2MnCl4 में Mn में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब इन सवालों को ध्यान से आप करना चाहिए, ये सवाल आपके 5वें चैप्टर में भी काम आते हैं। पहले तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीजन अवस्था देखते हैं, वो निकाल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे K2 है, इसकी ऑक्सीजन अंक होता है +1, Mn का अपन x मान लेते हैं। क्लोरीन 4 है और इसका ऑक्सीजन अंक -1 बराबर लिखते हैं अपन 0। तो 2 + x - 4 बराबर 0, तो x - 2 बच गए यहाँ पे, प्लस के 2 - के 4 बराबर 0, x बराबर 2। इस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे। तो Mn2+ देखते हैं, Mn2+, और Mn2+ को तो मैंने पहले ही बता दिया कि Mn की परमाणु संख्या 25 है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 थे तो S के 2 तो निकल गए, तो D में कितने बचेंगे? 3D में 5। तो N बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए? 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे अधिक होते हैं 5।
Mn2+ और Fe3+ में n बराबर दोनों के लिए कितना होता है? 5। अमोनिया के निर्माण की जो हेबर विधि है उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या काम आता है? तो वो आता है आयरन चूर्ण। ऐसे ही जो संपर्क विधि होती है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की, उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। NiCO4 में निकल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? ये जो लिगेंड है ये उदासीन प्रकृति का लिगेंड है, तो कोई भी आवेश इसके ऊपर नहीं होता। धातु के ऑक्सीजन अवस्था इनके साथ में क्या होती है? 0। इसमें सिग्मा बंध बनाने के साथ में पाई ग्राही की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। निम्न में से सिक्का धातु कौन सी है? 11वें वर्ग के तत्व होते हैं विद्यार्थियों में सिक्का धातु कहलाते हैं, उनके सिक्के बनाए जाते थे पहले। तो यहाँ पे कौन सा है? Ag। ये सिक्का धातु है, बाकी नहीं है। किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर I के मानों में कमी आती है या वृद्धि होती है या स्थिर रहते हैं? बताओ। मैंने पहले भी कहा था यदि अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार में क्या आती है? कमी। आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा, तो आई के मान बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आकार घटता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आकर्षण बल बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संक्रमण तत्वों के आयनों में चुंबकीय गुण किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि अधिकतर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से इनमें चुंबकीय गुण होते हैं। संक्रमण धातु में ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ उच्च ऑक्सीजन अवस्था दर्शाती है। इसका कारण क्या है? कारण है ऑक्सीजन और क्लोरीन की, क्या कारण है? तो आंसर जो ये होता है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन का छोटा आकार है और इनकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण इनके साथ में ये उच्च ऑक्सीजन अवस्था दर्शाती है। संक्रमण धातु में ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ में हमेशा उच्च ऑक्सीजन अवस्था दर्शाती है, क्योंकि इनका आकार छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होती है। थ्री डी में सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होगा? जिसका आकार सबसे छोटा होगा उसका आई भी सबसे अधिक होगा। तो बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, तो लास्ट वाला तत्व सबसे छोटा होगा और उसका तो विन्यास भी स्थायी होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल किस में होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा Zn में। निम्न में से प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? संक्रमण धातु में उच्च ऑक्सीजन अवस्था में ऑक्सीकारक होती है और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होती है अपचायक। तो जिसमें ऑक्सीजन अवस्था सबसे अधिक होगी, सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा। और इसमें यहाँ पे होती है Mn2O7 की, यहाँ पे होती है +7, यहाँ होती है +2, इसकी भी कितनी है? +2, इसकी +4, तो +7 है, तो ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक इसमें होगा। लेंथेनाइड श्रेणी के अंतिम तत्व अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरे जाते हैं? लेंथेनाइड के भरे जाएंगे 4f में, एक्टिनाइड के 5f में। निम्न में से कौन सा तत्व परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है? परिवर्ती, तो स्केडियम की तो हमेशा +3 ही होती है, Zn की +2 ही होती है, कॉपर की +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, केडमियम की भी +2 होती है। पहले और लास्ट वाले तत्व होते हैं किसी भी श्रेणी के, वो परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, बाकी से भी दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कॉपर। 3D में न्यूनतम गलनांक किस तत्व का होता है? न्यूनतम गलनांक, तो इसमें यही आपको याद कर लेना है। 3D में Zn का गलनांक न्यूनतम होता है। तो सबमिट करें और आगे बढ़े इसको। यहाँ से वी स्कोर पे क्लिक करके अपना स्कोर इसमें देख सकते हैं।